वेलकम एंड नमस्कार। आज के ज्ञान वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक, नेचुरल रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। इस ज्ञान वेबिनार का उद्देश्य यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिले। आज हमें खुशी है कि हमारे साथ एक अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर जगदीश गुडेवार जी जुड़े हैं। डॉक्टर जगदीश associate professor of parasitology department and belong from Bombay Veterinary College. He has उन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन में। एंड ही हैज उन्होंने ग्रेजुएशन अपना बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से किया है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया है विद द अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड पीएचडी फ्रॉम महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर से। सो आई रिक्वेस्ट एंड आई वेलकम डॉक्टर जगदीश आके सेशन ले। सो थैंक यू। आई वेलकम डॉक्टर जगदीश। Thank you, sir. So, shall I start my presentation now? Yes, sir, you can start. My screen is visible now. Yes, sir, it is visible. Dr. Abhishek, अभी फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है? Yes, sir. Okay, now I will start. Yeah. आज इस सेमिनार के लिए जुड़े हुए सारे पशुपालक एवं डॉक्टर्स सभी को मेरा नमस्कार। सो आज हमारा जो विषय है वो है डेयरी पशुओं में होने वाले परजीवी का संक्रमण और उनका एकीकृत प्रबंधन। मैं डॉक्टर जगदीश गुडेवार, सह प्राध्यापक परजीवी शास्त्र विभाग, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय से यह अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। डेयरी पशुओं में होने वाले परजीवी कौन कौन से पाए जाते हैं? डेयरी पशुओं में विभिन्न प्रकार के बाह्य और आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं। आंतरिक परजीवी जिन्हें हम राउंड वर्म्स, टेपवर्म्स और फ्लूक्स, ऐसे तीन भागों में हम उनकी गणना करते हैं। और उसमें से राउंड वर्म्स मतलब गोल कृमि, टेपवर्म्स को हम कॉमनली फीता कृमि के नाम से जानते हैं, और फ्लूक्स जैसे कि पत्ते जैसे जो रहते हैं वो पत्ता कृमि, लीवर फ्लूक आप लोगों को पता होगा, और प्रोटोजोआ जो न दिखने वाले, आंखों से न दिखने वाले एक कोशिकीय जीव सम्मिलित है। ये परजीवी जानवरों के शरीर में उनके पाचन तंत्र या अन्य आंतरिक अंगों में रहते हैं। ये परजीवी पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और उनकी उत्पादकता कम कर देते हैं। इससे पशुपालकों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो फीता जैसे दिख रहे हैं, रिबिन जैसे दिख रहे हैं, वो है टेपवर्म्स। उसके बाजू में जो है पत्ते जैसे जो दिख रहे हैं वो है लीवर फ्लूक, फ्लूक्स जो लीवर्स में पाया जाते हैं। और जो वायर के जैसे दिख रहे हैं वो है राउंड वर्म्स। और इसके अलावा ये जो तीनों जो दिख रहे हैं वो आंतरिक परजीवी है। इसके अलावा जो मक्खियां है, किलनी है, जुए है, पिस्सू है, ये सब जानवरों के बाह्य अंगों पर पाए जाते हैं, उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं। तो यह है आंतरिक परजीवी, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स और लीवर फ्लूक्स। तो अभी इन परोपजीवी या परजीवियों का जो संक्रमण होता है, उन संक्रमण के वजह से
जिस प्रकार के दुष्प्रभाव जानवरों के शरीर पर, जानवरों के हेल्थ पर पड़ते हैं, उस दुष्प्रभाव के अगर हम सम्मिलित करें और हमारे इंडस्ट्री का आकलन करें, तो हमें उससे पता चलता है कि ये परजीवियों से होने वाले दुष्परिणाम तो बहुत है ही, लेकिन इनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जो मार्केट में जो ड्रग्स और मार्केट में जो एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, उनमें पैरासाइटिसाइड्स का नियरली 25% शेयर है। मतलब सारी दवाइयों में 25% शेयर है एंटी पैरासाइटिक दवाइयों का है। इससे ही इस विषय की गंभीरता हमें पता चलती है। तो परजीवी के कारण क्या क्या होता है, परजीवी के संक्रमण से जानवरों के आरोग्य पर क्या परिणाम होता है, उनके हेल्थ रिलेटेड बीमारियों कौन कौन से रूप धारण कर लेती है। तो सर्वप्रथम आपके जानवर बीमार हो सकते हैं या मर सकते हैं। परजीवी बीमारी पैदा करते हैं और साथ ही में जानवरों को जो पोषण तत्व हम देते हैं, जो भोजन देते हैं, वो चुरा लेते हैं। उसके वजह से जो पोषण हमने जानवरों के लिए दिया है, उस पोषण की सही मात्रा जानवरों तक पहुंचती नहीं है। परजीवी वाली जो गाय रहती है, वो कम दूध देती है, कम बछड़े पैदा करती है। उनका जो रिप्रोडक्टिव संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो वो अच्छे बछड़े नहीं पैदा कर सकती। परजीवी अगर बछड़ों में उनकी बाधा हो चुकी है, तो उम्र के साथ उनके स्वस्थ बछड़ों की तुलना में उनकी उम्र बहुत जल्दी से बढ़ती नहीं है। उनका जो वेट है, उनका जो वजन है, वो उम्र के साथ अच्छे से बढ़ता नहीं है। और इस कम उत्पादन के कारण सभी पशुपालकों को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। और इस परजीवी को विशेष रूप से युवा जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं, जिससे कि उनमें मॉर्टेलिटी हो सकती है, वो मर सकते हैं। इसलिए इस परजीवी के संक्रमण के परिणामों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो अभी जो मैंने बताया वह जनरल एस्पेक्ट था कि परजीवी क्या करता है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें, शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, तो क्या क्या होता है असल में परजीवी के संक्रमण से। परजीवी जो पेट में रहते हैं, आंत में रहते हैं, आंतड़ों में रहते हैं, वो जानवरों का रक्त शोषण करते हैं। रक्त शोषण करने की वजह से जानवरों में वजन की कमी हो जाती है, उन्हें भूख अच्छे से लगती नहीं है। इसका परिणाम होके शरीर का वजन कम होने के कारण उनमें वयस्कता से संबंधित प्रजनन कार्य में हानि होती है। बछड़ों और बछड़ियों की प्रारंभिक रूप में मृत्यु हो सकती है, या तो उनकी गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है, या फिर जो बछड़े पैदा हुए हैं वो अच्छे गुणवत्ता वाले नहीं होते, और इसके वजह से पशुधन की एक अच्छी नई नस्ल, अच्छी पीढ़ी पैदा नहीं होती है। पशुधन के शरीर में जो खनिज है, लवण है, सूक्ष्म पोषक द्रव्य है, उनकी कमी हो जाती है। लवण और खनिज पोषक तत्व जैसे कि तांबा है, सेलेनियम है आदि अगर शरीर में कम हो जाए, तो उनकी प्रजनन प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो सकती। और जो प्रजनन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, उससे प्रजनन क्षमता पर गंभीर असर पड़ता है। इसके अलावा जो बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे कि काटने वाली मक्खियां है, कीड़े हैं, जो जानवरों को चारा चरने से विचलित कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी चराई खराब हो जाती है और विकास अवरुद्ध हो जाता है। संक्षेप में सभी प्रकार के परजीवियों को समग्र प्रभाव शारीरिक कमजोरी, वजन घटाना है, और उससे उनका मृत्यु हो सकता है। और अप्रत्यक्ष रूप से जानवरों के उत्पादन और प्रजनन क्षमता को ये परजीवी प्रभावित करते हैं। तो अभी हम एक एक करके सारे परजीवियों को जान लेंगे, और इसके बाद हम उनका संक्रमण कैसे रोका जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक ये अपने इंडिया में सबसे कॉमन तरह का परजीवी का संक्रमण है। लीवर फ्लूक यह पत्ते के आकार के चपटी पत्ती जैसे शंकाकार लंबे बेलनाकार होते हैं। लीवर फ्लूक रोगों में फैशियोलोसिस नाम का जो रोग है, वो लीवर में बाधा करता है। उसके अलावा एम्फिस्टोमोसिस नाम के जो फ्लूक है, वो जानवरों के पेट में रहते हैं। और शिस्टोजोमोसिस नाम के जो फ्लूक है, वो जानवरों के रक्त में रहकर रक्त को हानि पहुंचाते हैं, उनकी नसों को हानि पहुंचाते हैं। अगर लीवर फ्लूक का जीवन चक्र हम देखें, तो इनका जीवन चक्र अप्रत्यक्ष रूप का होता है, जिसके वजह से जानवरों के और लीवर फ्लूक के बीच में जो घोंगे होते हैं, स्नेल्स बोलते हैं हम, जो इंग्लिश में स्नेल्स है और हिंदी में हम जिसे घोंगे बोलते हैं, उस घोंगों की आवश्यकता होती है।
घोंघे के अलावा इसका जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता। इसका मतलब फैशियोलोसिस लीवर फ्लूक का संक्रमण होने के लिए घोंघे की आवश्यकता होती है। तो इस फ्लूक के लीवर में होने की वजह से, लीवर में ये फ्लूक अंडे देते हैं। ये अंडे हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, वो अंडे एकदम सूक्ष्म तरीका के होते हैं, ओनली सूक्ष्मदर्शिका के नीचे वो दिख सकते हैं। तो ये अंडे जानवरों के गोबर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर गोबर के माध्यम से यह अंडे पर्यावरण में फैलते हैं, और अंडे के अंदर जो रहने वाला जीव है, अर्भक अवस्था जो है, लार्वा है, वो लार्वा घोंघे के शरीर में प्रवेश करता है। और घोंघे के शरीर में प्रवेश करके उसका उसकी आगे की जो अवस्था है उसे सरकेरिया बोला जाता है। वो सरकेरिया घोंघे के शरीर से बाहर निकलकर पीने के पानी के माध्यम से या चारे के माध्यम से जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जब डेयरी डेयरी जानवर जब चरने के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं, उस समय यह सरकेरिये पानी में या चारे के ऊपर रहते हैं, जो पानी और चारे के माध्यम से जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा शिस्टोजोम नाम का जो फ्लूक है, उसके सरकेरिया त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं, वो त्वचा में घुस जाते हैं। जैसे जानवरों चारे के ऊपर चलते हैं, पानी में चलते हैं, यह सरकेरिये उनके शरीर को पेनिट्रेट करके, उनकी त्वचा को पेनिट्रेट करके उनके अंदर घुस जाते हैं, और इसके द्वारा वह संक्रमण करते हैं। संक्रमण होने के बाद यह जो लार्वल स्टेजेस या सरकेरिया है, वह जानवरों के शरीर में अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। जैसे कि लीवर फ्लूक लीवर में जाता है, शिस्टोजोम रक्तम की धमनियों में जाते हैं, और जो एम्फिस्टोम्स है वो पेट में जाते हैं। वहां पर जाकर वह वयस्क कृमियों में बदलते हैं। जो कृमि है, पर्णकृमि या जो लीवर फ्लूक है, उस अवस्था में वह बदल जाते हैं, और वहां पे वह अंडे देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो अंडे देना स्टार्ट करते हैं, उनके अंडे जानवरों के गोबर में मिक्स होकर गोबर के द्वारा पुनः पर्यावरण को संक्रमण करते हैं, और इस तरह से लीवर फ्लूक का, एम्फिस्टोम का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कृमि की बाधा ये जानवरों के गोबर से फैल रही है। गोबर के अंदर कृमियों के, राउंड वर्म हो, टेप वर्म हो या फ्लुक्स हो, इनके सारे अंडे गोबर से बाहर निकलते हैं, जो जानवर पहले से संक्रमित है उसके गोबर से। और गोबर से यह पर्यावरण में फैलते हैं, चारे पे को दूषित करते हैं, फिर पानी को दूषित करते हैं, और वह दूषित चारा और दूषित पानी पीने के वजह से दूसरे जानवर, दूसरे जानवरों को कृमियों का संक्रमण होता है, वर्म्स का संक्रमण होता है। तो यह यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। अभी उस फैशियोलोसिस में या लीवर फ्लूक जिसे हम बोलते हैं, उसको उसके वजह से कौन कौन से दुष्परिणाम पशुओं पर होते हैं। तो लीवर फ्लूक डिसीज यह एक दीर्घकालिक यकृत का क्षति करने का कारण बनता है। यह एक दीर्घकालीन रोग है, और आर्थिक दृष्टि से यह रोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह रोग के लक्षण है कि पशु को भूख ना लगना, कमजोरी आना, सुस्ती होना, और आंख की परत में सूजन होना। छोटे पशुओं पर तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यह रोग जल्दी से गंभीर रूप धारण कर लेता है, और यदि उपचार न किया जाए तो जानवरों की मॉर्टेलिटी या जानवर मर भी सकते हैं। पशु का वजन कम हो जाता है, जिससे कि पशुओं का उत्पादन कम हो जाता है। पशुओं का दूध देने का उत्पादन कम होने की वजह से 1 लीटर दूध का नुकसान हो जाता है, और उससे इकोनॉमिक्स जो है अपने फार्म का वो बिगड़ जाता है। इस फ्लूक्स के वजह से जानवरों को एनीमिया होता है। यह खून चूसने वाले फ्लूक्स है, परजीवी है। तो इसके वजह से रक्त में रक्त पोषण तत्वों की कमी हो जाने की वजह से उन्हें एनीमिया हो जाता है। और अगर हम यकृत क्षेत्र पर दबाव डालें तो जानवरों के पेट में दर्द होता है। यह इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पोस्टमार्टम किया हुआ लीवर का पार्ट है। इस लीवर के अंदर जो नोड्यूल दिख रहे हैं आपको, ये जो गोल गोल नोड्यूल है, उसके अंदर इस लीवर फ्लूक के बहुत सारे स्टेजेस, एडल्ट स्टेजेस, वयस्क स्टेजेस रहते हैं, और ये इस लीवर को ऐसे खराब करते हैं जिसके वजह से लीवर का सिरोसिस होना और लीवर का अच्छे से काम न करना, यह लक्षण जागृत होते हैं। लीवर फ्लूक के अलावा
दूसरी तरीके का जो फ्लूक है उसे हम एम्फिस्टोम और एम्फिस्टोमोसिस उसके डिसीज का और रोग का नाम है। एम्फिस्टोम यह शंक्वाकार फ्लूक है। इसके वजह से जानवरों के पेट में जो कीड़े होते हैं, जिस शंक्वाकार कीड़े पूरे उसके पेट में छाए हुए रहते, इस मुख्य रोग के वजह से जो उसके एडल्ट स्टेजेस या परिपक्व स्टेजेस है, उन स्टेजेस तो पेट में रहते हैं, लेकिन उनके जो लार्वल स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि उनके जो अर्भकावस्था रहती है, वो आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके वजह से जानवरों को डायरिया होता है और दुर्गंधि युक्त दस्त, यह इस रोग का प्रमुख लक्षण है। जानवरों में दुर्गंधि युक्त दस्त लग जाती है, डायरिया हो जाता है। इसके वजह से प्रभावित जानवर सुस्त दिखाई देता है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसकी शारीरिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है, उसके जबड़े में पानी जमा हो जाता है और निचले हिस्से में सूजन आने लगती है। दस्त से खून की भी कमी हो जाती है और जानवरों को एनीमिया नामक रोग होता है। तीसरा महत्वपूर्ण फ्लूक शिस्टोजोमोसिस, जिसे रक्त के फ्लूक नाम से जाना जाता है। यह फ्लूक रक्त वाहिका में रहने वाले फ्लूक के वजह से यह रोग होता है, शिस्टोजोमोसिस। इस रोग और इस कीड़ों को रक्त चूसने की वजह से, रक्त अवशोषित करने की वजह से जानवरों को गंभीर रूप का एनीमिया होता है। इन इन कीड़ों के अंडे के वजह से एक एलर्जी बनती है और एलर्जी के वजह से जानवरों के विभिन्न अंगों में गांठें बन जाती है, जिनके वजह से उनके सामान्य कामकाज में बाधाएं होती है। इसके अलावा आंतों को भी क्षति होती है। जब इनके अंडे आंतों से बाहर निकलते हैं, जब उनके गोबर में मिक्स होते हैं, उस टाइम अगर आप देखें तो इनके अंडों को एक स्पाइन है, एक नोकीली चीज है इनके अंडों को। इस नोकीले चीजों की वजह से उनके आंतों को क्षति होती है और उसके वजह से पशुओं में उत्पादन क्षमता एवं वजन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आंतों को क्षति होने के कारण आंतों की जो कैपेसिटी होती है, जो हम पोषण तत्व जानवरों को दे रहे हैं, वो पोषण तत्व पचाने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और उसका प्रभाव उनके उत्पादन क्षमता पर पड़ जाता है। तो ये जो तीन प्रकार के हमने देखे, फैशियोलोसिस, एम्फिस्टोमोसिस और शिस्टोजोमोसिस, ये तीन प्रकार के महत्वपूर्ण फ्लूक के डिसीज है, जिसे हम पत्ता कृमि के नाम से जाते हैं। दूसरी तरह के जो वर्म्स है या दूसरी तरह के जो परजीवी है, उन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। राउंड वर्म यह भिन्न प्रकार के राउंड वर्म पेट में और आंतों में रहते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी राउंड वर्म का दुष्परिणाम होता है। उनकी विष्ठा में कभी कभी राउंड वर्म्स निकलते हैं, तो हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए। तो इसी प्रकार के राउंड वर्म जानवरों को भी पेट में होते हैं और ये जानवरों के पेट में आंतों में रहकर वहां से खून चूसकर आंतों को घायल करके अपना पेट भरते हैं। राउंड वर्म जानवरों को जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं, वो सारे पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, स्वयं शोषित करते हैं और इसकी वजह से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण उनका विकास रुक जाता है, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और राउंड वर्म के इन्फेक्शन की वजह से जानवरों की जो विष्ठा पतली हो जाती है, उन्हें डायरिया हो जाता है और उनकी विष्ठा में खून आने लगता है। इसके अलावा यह राउंड वर्म जानवरों के पेट में जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, जिनके वजह से उनकी भूख कम हो जाती है और रक्त के अवशोषण के कारण पशुओं को, वो पशु पीले पड़ जाते हैं, उनके शरीर के निचले हिस्सों में गांठें आने लगते हैं, उनके जबड़ों के नीचे पानी जमा होने लगता है। जबड़ों के नीचे पानी होने का अहम कारण है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमतरता की वजह से जबड़ों के नीचे पानी जमा होता है और इस सारे गंभीर लक्षणों के वजह से पशुओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और डेयरी इंडस्ट्री में आप सभी को पता है कि अगर प्रजनन क्षमता कम हो जाए तो उस पशुओं का फार्म पर रखना ही हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाता है। तो इसलिए इस राउंड वर्म के जीवन चक्र को हम जरा समझ के लेंगे। राउंड वर्म का जीवन चक्र बहुत ही सिंपल तरीके का होता है। राउंड वर्म जब चरने के लिए जाते हैं, उस टाइम राउंड वर्म, उनके जो अंडे होते हैं पेट से, वो अंडे गोबर से बाहर निकलते, गोबर से निकले हुए बाहर अंडे, यह अंडे वातावरण को दूषित करते हैं, चारे को दूषित करते हैं, पानी को दूषित करते हैं और कुछ समय बाद 1 या 2 दिन में उन अंडों में से उनके लार्वल स्टेजेस बाहर आते हैं।
यह लार्वल स्टेजेस ग्रासेस के ऊपर, चारे के ऊपर चिप कर रहते हैं। और जब दूसरे जो बाधित जानवर नहीं है, जो दूसरे जानवर जब चारा चरने के लिए आते हैं, तो चारे के द्वारा वो लार्वे उन खा लेते हैं और उसके बाद इन राउंड वर्म का संक्रमण उन्हें हो जाता है। अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जानवरों के आंतड़ों में भरे हुए राउंड वर्म है। इतने सारे राउंड वर्म्स अगर आंतड़ों में रहेंगे तो उसके वजह से जानवरों को भूख और जानवरों का जो पोषण तत्वों का शोषण है आंतड़ों की वजह से, वह बहुत ही बुरी तरह से बाधित हो जाएगा। और जानवरों की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, उनका वेट नहीं बढ़ेगा, उनकी वजन नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ राउंड वर्म्स है जो दूसरे अवयवों में पाए जाते हैं, कुछ हार्ट में भी पाए जाते हैं, कुछ आंखों में भी पाए जाते हैं। और बहुत तरह के राउंड वर्म बहुत जगहों पे जानवरों के अंग में पाए जाते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जानवरों की जो हालत हुई है राउंड वर्म की वजह से, कुपोषितता कुपोषितता आप देख सकते हैं कि जानवरों को अच्छा खाना खिलाकर भी उनका वजन न बढ़ना, जानवर बैठ जाना, कुपोषित होना, इस तरह के लक्षण आप देख सकते हैं। तो यह थे राउंड वर्म के दुष्परिणाम। अब हम बात करेंगे टेपवर्म्स, जिसे हम हिंदी में फीताकृमि कहते हैं, जो रिबन के जैसे लंबे रहते। कुछ कुछ फीताकृमि टेपवर्म्स, यह जो आंतड़ों में पाए जाते हैं, वह 4 से 5 मीटर तक भी बढ़ सकते हैं। और ये फीताकृमि, उनके सेगमेंट्स रहते, मतलब टुकड़े रहते, उनके टुकड़े तोड़ तोड़ के वो टुकड़े जानवरों के विष्ठा में, उनके मल में से बाहर निकलते और वातावरण को दूषित करते। यहाँ इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं, यह केवल एक टेपवर्म है। इस टेपवर्म की लंबाई 4 से 5 मीटर तक है। अगर हम टेपवर्म का जीवन चक्र समझे, तो टेपवर्म के जो यजमान है, जिनके पेट में, आंतों में टेपवर्म्स रहते हैं, प्रमुख तरह से इंसान और श्वान, कुत्ते, कुत्तों के पेट में और इंसानों के पेट में टेपवर्म्स रहते हैं। अभी इस टेपवर्म्स को जो सेगमेंट्स है या उनके जो अंडे हैं, वो विष्ठा से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर जहां पर वो पर्यावरण को दूषित करते हैं, जानवरों का चारा, पानी दूषित करते हैं। और इसके लार्वल स्टेजेस, उनके जो लार्वल स्टेजेस अंडों से बाहर निकलते हैं, उसको दूषित चारे की वजह से, दूषित पानी की वजह से जब जानवरों के द्वारा उनका खाया जाता है, उसके बाद जानवरों के अलग अलग अंगों में, विभिन्न अवयवों में गाठी की तरह, ट्यूमर की तरह नोड्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा कुछ टेपवर्म होते हैं जो जानवरों के पेट में और आंतड़ों में भी रहते हैं। वह 4 से 5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। वह आंतों को नुकसान पहुंचाकर अपना पोषण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जानवरों को उनकी पोषण तत्व और पोषण द्रव्य मिलने नहीं देते हैं और उनके मल मार्ग में व्यत्यय लाते। इसके वजह से जानवरों का पेट खराब रहता है। टेपवर्म पशुओं को दिए जाने वाले चारे में मौजूद जो भी पोषक तत्व है, वो स्वयं ही ले लेते हैं। इससे पोषण तत्वों की कमतरता हो जाती है। उसके वजह से पशुओं का विकास रुक जाता है। पशुओं में विटामिन की, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो हम जो खुराक जानवरों को दे रहे हैं, हम खुराक दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, विटामिन मिनरल्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जानवरों का वजन नहीं बढ़ रहा है। उसका प्रमुख कारण हो सकता है कि जानवरों के पेट में कृमि, टेपवर्म या राउंडवर्म्स हो। साथ ही में ये राउंडवर्म्स के साथ टेपवर्म भी जानवरों के पेट में जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके वजह से भूख कम हो जाती है और पशुओं की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ जाता है। यह आप देख सकते हैं कि आंतड़ों में जिस किस किस तरह से टेपवर्म ने अपना घर बना लिया है। और अगर इतनी मात्रा में टेपवर्म रहेंगे, बड़े बड़े टेपवर्म रहेंगे, तो जानवरों को जो भी पोषण तत्व हम खिला रहे, वो जानवरों तक पहुंचेंगे ही नहीं, उनके शरीर तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये टेपवर्म ही बीच में उसको खा लेंगे, और इस वजह से उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। अब इसके अलावा ऐसे भी टेपवर्म है जो जानवरों के आंतों में नहीं रहते, लेकिन उनके जो लार्वल स्टेजेस है, उनके जो अर्भक अवस्था है, बच्चे हैं, वो लार्वल स्टेजेस जानवरों के दूसरे विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं और वहां पे नोडल्स बनाते हैं। और इसका प्रमुख कारण है
साथ में होने वाले कुत्ते, डेयरी फार्म के आजू बाजू में रहने वाले स्ट्रे डॉग्स, अगर वो कुत्तों का डीवर्मिंग अच्छे से किया नहीं होगा तो उनके द्वारा इन टेपवर्म्स के अंडे जानवरों के चारे में, पानी में मिक्स होकर अगर उन तक पहुंच गए, उनका संक्रमण हो गया, तो जानवरों के विभिन्न अंगों में, लीवर में या किसी अलग मसल्स में वहां पे गांठिया बनती है, नोड्यूल बनते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक मांस का टुकड़ा है जिसके अंदर ये जो 1 या 2 सेंटीमीटर के साइज के जो नोड्यूल्स बने हैं, सिस्ट कहते हैं इन्हें। इसके वजह से इसको, इस डिसीज को नाम दिया है मिजली बीफ और मिजली पोर्क। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके लीवर में किस तरह से ये गांठिया बनी है। जो गांठ है वो गांठ के अंदर पानी रहता है, उसे उसके हम सीरम कहते हैं। और ये पानी और वो गांठ, उसके वजह से जानवरों का वो जो अवयव है, जैसे कि लीवर है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ब्रेन है, या आंतड़ों से लगे मेजेंट्री है, वहां के अगर ऐसी गांठें बन गई, नोडुल या ट्यूमर बन गए, तो उसके वजह से जानवरों का वो अवयव काम करना, अच्छे से काम करना बंद कर देता है, और उससे बहुत सारे विभिन्न तरह के लक्षण जानवरों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस तरह की गांठिया अगर उनसे निकलने वाले लार्वल स्टेजेस अगर इंसानों के अंदर भी चले गए, इंसानों के पेट के अंदर चले गए, अगर हमने अच्छे से हाइजीनिक कंडीशंस नहीं रखी, साबुन से हाथ नहीं धोए, या उस विष्ठा का संक्रमण हमारे किसी खाने वाले वस्तुओं से हो गया, तो हमें इंसानों को भी अंदर, लीवर के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर ऐसे तरह के नोड्यूल, ट्यूमर बन सकते हैं। इसे हम जूनोटिक डिसीजेस, जो पशुओं से ह्यूमंस में, इंसानों में संक्रमित होने वाले जो रोग है, जूनोटिक रोग, उसे हम जूनोटिक डिसीज कहते हैं। और इस तरह के रोग इंसानों को भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम फार्म पर काम करें, कुत्तों के साथ कुछ अगर हम व्यवहार करें, उसके साथ अपने हाथ अच्छे से धोकर, साबुन से धोकर, हमें पब्लिक हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। अब इस 3 तरह के जो वर्म के बारे में हमने चर्चा की, जैसे कि राउंड वर्म्स है, टेप वर्म्स है, फ्लूक्स है, इन सारे कृमियों का उपचार और उनका प्रबंधन के बारे में अब हम आने वाले स्लाइड्स में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम फैशियोलोसिस और एम्फिस्टोमोसिस, ये जो रोग है, इनके लिए बाजार में ट्राइक्लाबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, रैपोक्सिनाइड नाम की दवाइयाँ उपलब्ध है। ये सारी दवाइयाँ इनके ऊपर प्रभावी है। शिस्टोजोमोसिस के लिए प्राजिक्वेंटल नाम की दवाई उपयोगी है, लेकिन इन सारी दवा का उपयोग पशु चिकित्सक के द्वारा निदान के बाद ही किया जाना चाहिए। मैं सारे पशुपालकों से ये निवेदन करता हूँ, सारे डेयरी ओनर से निवेदन करता हूँ कि आप पशु चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई भी दवाई न दें। इन दवाइयों का उपयोग किस तरह से करना है, कब करना है, इसके इसका पशु चिकित्सकों द्वारा परामर्श करके ही उन्हें देना चाहिए। लीवर फ्लूक के नियंत्रण के लिए जब हमने लीवर फ्लूक का जीवन चक्र देखा, तो लीवर फ्लूक का जो जीवन चक्र है, उनका संक्रमण है, वो घोंघे के वजह से होता है, स्नेल्स के वजह से होता है। और सारे स्नेल्स और घोंघे जल के निकायों के पास होते हैं। जहाँ पे भी जल है, जल के निकाय है, तालाब है, या फिर कोई विहीर है, तालाब है, कोई भी पानी के ठेके है, वहां पर जो घोंघे रहते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, उन घोंघों को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का द्रावण बनाकर 1:1 लाख जो उसका डाइल्यूशन है, वो कॉपर सल्फेट का द्रावण बनाकर उसके घोल को वहां पर छिड़कना चाहिए। इस कॉपर सल्फेट के वजह से घोंघों का नाश होता है। इसके अलावा कुछ औषधि बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि बेलूसाइड है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर, लेबल के ऊपर सब दिया है कि उसको किस तरह से यूज करना है। इसके अलावा टेपवर्म के लिए अल्बेंडाजोल, प्राजिक्वांटेल, जो कि कॉमन तरह की दवाई है, जो टेपवर्म के लिए उपयुक्त है। फिर शरीर में ट्यूमर बनाने वाले टेपवर्म के लिए मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल नाम की दवाइयाँ उपलब्ध है। राउंड वर्म के नियंत्रण के लिए पाइप्राजिन है, पायरेंटेल है, एल्बेंडाजोल जैसी दवाई है। और ये सारी दवाइयाँ आप पशु चिकित्सक के परामर्श से अपने जानवरों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। इन दवाइयों से उपचार भी होता है और इन दवाइयों से प्रबंधन भी होता है।
अभी कृमि नियंत्रण के लिए चारागाह प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर जानवर चरने के लिए कहीं जा रहे हैं तो उस चारागाह को 4 या 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, और जानवरों की जो भी संख्या है, उन संख्या के जानवरों को एक महीने में केवल एक ही क्षेत्र में चरने के लिए छोड़ देना चाहिए। बाकी के जो सारे 3 या 4 क्षेत्र बचे हैं, वहां पे फेंसिंग करके जानवरों को वहां पे एंट्री नहीं देनी देनी चाहिए। अब एक महीने के बाद जिस चारागाह में जानवर जिस क्षेत्र में चर रहे हैं, उस क्षेत्र को बंद करके जानवरों को अगले क्षेत्र में चरने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा कि जो भी क्षेत्र में जानवर नहीं चर रहे हैं, उस क्षेत्र को कम से कम 3 महीने का आराम मिल जाएगा, क्योंकि जानवर अलग अलग क्षेत्र में चर रहे हैं। इस वजह से जो भी कृमियां या उनकी शिशु अवस्था उस क्षेत्र में है, चारागाह में है, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी शिशु अवस्था 2 या 3 महीने के ऊपर जी नहीं सकती है, क्योंकि सूर्य का जो सनलाइट है और जो सनलाइट की वजह से 1 या 2 महीने में वो सारी शिशु अवस्था नष्ट हो जाती है। तो अगर 2 या 3 महीने का आराम अगर हम चारागाह को दे, क्षेत्र को दे, तो इसके द्वारा भी पशुओं के संक्रमण को रोका जा सकता है। इसके अलावा पशुओं को डीवर्मिंग या कृमिनाशक दवा कब देनी चाहिए? तो कभी भी बरसात का मौसम शुरुआत होने से पहले जानवरों को डीवर्मिंग करना चाहिए, उनको कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। और जब तक चारा उपलब्ध है, जैसे कि अभी दिसंबर जनवरी तक चारा उपलब्ध होता है, तब तक हर 2 महीने में जानवरों को डीवर्मिंग करना चाहिए। जैसे ही समर आता है, गर्मी के मौसम में कृमिनाशक दवा नहीं दी तो भी चलती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में किसी भी परजीवी की शिशु अवस्था यह चारागाह में या जानवरों के चारे पर जीवित नहीं रह सकती। इसलिए उस समय कृमि का परजीवी का संक्रमण सबसे कम होता है। इसलिए मैं समर में या गर्मी के सीजन में डीवर्मिंग न देने की सलाह देता हूँ, लेकिन जब बरसात आने से पहले फिर से हमें डीवर्मिंग स्टार्ट करना। साथ ही में लीवर फ्लूक जैसे रोगों के संक्रमण में अगर आप गोबर के नमूने पशु चिकित्सक को भेज दे, तो पशु चिकित्सालयों में उसकी उचित जांच करके किस तरह का उपचार करना है उसका परामर्श आप पशु चिकित्सक से ले सकते हैं। इसलिए गोबर के नमूने कुछ 2-3 महीने में एक बार अपने फार्म के कुछ जानवरों के गोबर के नमूने हमें पशु चिकित्सकों को जांच करने के लिए देने चाहिए। तो अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमें गौशाला एवं चारागाह का प्रबंधन कैसे करना है। अगर पशुओं का जो घर हमने बनाया है, गौशाला बनाई है, वो तो उसमें हमें समय समय पर उनकी जो बेडिंग सामग्री है, उनके लिए जो हमने बेडिंग सामग्री दी है, उसे समय समय में बदलना चाहिए। चारागाहों को हमें बारी बारी से बदलना चाहिए। पशु को एक क्षेत्र में चराना चाहिए तो दूसरे क्षेत्र को फेंसिंग करके हमें वहां पे पशुओं की एंट्री रोक देनी चाहिए, जिससे कि चारागाह को विश्राम मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारागाह का प्रबंधन करना चाहिए। चारागाह को 4 से 5 क्षेत्र में हमें डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद जानवरों को सिर्फ पहले क्षेत्र में चरने देना चाहिए। दूसरे से 5वें क्षेत्र को हमें बंधित रखना चाहिए। उसके बाद पहला क्षेत्र एक महीने के बाद बंद करके जानवरों को दूसरे क्षेत्र में चरना चाहिए। उसके बाद तीसरे क्षेत्र में, फिर चौथे क्षेत्र में, हर महीने की 1 महीने की विश्रांति देके हमें अलग अलग क्षेत्र में जानवरों की चराई करनी चाहिए। इसके वजह से 2 से 3 महीने का जो कालावधि है, उसमें हर क्षेत्र को विश्रांति मिलके वहां पे रोगों का कोई संक्रमण नहीं होगा, परजीवी की कोई भी अवस्था वहां पे टिक नहीं पाएगी, जिससे पूरा जो चरागाह है वो परजीवी रहित हो जाएगा। इसके अलावा हम हमेशा सोचते हैं कि डीवर्मिंग हमें हमारे डेयरी जानवरों को ही करना चाहिए, लेकिन डेयरी जानवरों को तो डीवर्मिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जो आसपास में आपके गौशाला के पास में या किसी ने आपके पालतू कुत्ते हैं या कुत्ते पाले हुए हैं, जो जानवरों के साथ जानवरों का ख्याल रखने के लिए रहते हैं, तो उनका डीवर्मिंग करना भी आवश्यक है। पालतू कुत्ते का अगर हम कृमि निवारण करेंगे, तो पालतू कुत्ते के द्वारा जानवरों को होने वाले जो परजीवी है, जो कृमि है, उनका संक्रमण हम रोक सकते हैं।
और कोई भी नया जानवर अगर आप अपने फार्म पर लेकर आते, खरीद कर लाते हैं या नए सोर्स से लाते हैं, तो उस जानवरों को तुरंत आपको अपने फार्म के जानवरों के साथ मिक्स नहीं करना है। कम से कम 30 दिनों तक उस नए जानवर को हमें अपने जानवरों से अलग रखना है, ताकि इस 30 दिनों में उसका उसके अंदर जो परजीवी है, जो भी संक्रमण है, उसको डीवर्मिंग करके हमें खत्म कर सकते हैं। तो इसके साथ हम दूसरे रोगों को भी रोक सकते हैं, अगर हम 30 दिन का संगरोध करेंगे नए जानवरों का। तो ये सब जो डिस्कशन हमने अभी किया है, ये सारा डिस्कशन हमने परजीवी, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स और फ्लूक्स, जिन्हें हम आंत परजीवी कहते हैं, जो हमें आंखों से दिखते हैं, उन परजीवी के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे के स्लाइड के द्वारा हम उन परजीवियों पर चर्चा करेंगे जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय परजीवी कहा जाता है। और उनमें से एक पेट को और आंतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख परजीवी है कॉक्सिडियोसिस, जिन्हें हम कॉक्सिडियोसिस रोग के नाम से जानते हैं, और उस परजीवी का नाम है कॉक्सिडिया। कॉक्सिडिया नाम का जो परजीवी है वह आंखों से दिखता नहीं। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो उसमें जो अंडे दिख रहे हैं वो सूक्ष्मदर्शिका के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखते हैं। इन कॉक्सिडिया नाम के परजीवी की वजह से पशुओं में पोषक तत्वों की बहुत बुरी तरह से कमी हो जाती है और उनका विकास रुक जाता है। ये कॉक्सिडिया विटामिन खा लेते हैं, इसके वजह से पशुओं में विटामिन की कमी हो जाती है, जानवरों को डायरिया होता है और उनके विष्ठा से खून आने लगता है। यह बीमारी 6 माह से कम उम्र वाले पशुओं के लिए तो अतिशय घातक है। उनमें मॉर्टेलिटी हो सकती है, 6 महीने से कम पशुओं की मृत्यु हो सकती है। अगर आप इस कॉक्सिडिया का जीवन चक्र समझना चाहोगे तो इसका जीवन चक्र भी राउंड वर्म की तरह अतिशय सरल और सिंपल है। जानवरों के आंतों में रहने वाले ये कॉक्सिडिया, उनके जो अंडे रहते हैं वो अंडे विष्ठा से बाहर निकलते हैं। विष्ठा से बाहर निकलने के बाद यह अंडे वहां के पर्यावरण को, चारे को और पानी को दूषित कर देते हैं। और जो दूषित चारा, दूषित पानी जिसमें इस कॉक्सिडिया के अंडे हैं, वो दूषित चारा और पानी अगर जानवरों ने ग्रहण कर लिया तो जानवरों को कॉक्सिडिया की बाधा हो जाती है। तो इसका मतलब कोई किसी भी प्रकार के वर्म्स हो, राउंड वर्म, टेप वर्म, फ्लूक्स हो या कॉक्सिडिया हो, उनकी बाधा एक जानवरों के गोबर से, वो गोबर के वजह से, चारा और पानी दूषित होने की वजह से दूसरे जानवरों को हो रहा है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। अब इस कॉक्सिडियोसिस रोग का प्रबंधन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉक्सिडियोसिस रोग का प्रबंधन करने के लिए एम्प्रोलियम नाम की पाउडर बाजार में आती है, मेडिकल स्टोर में आती है। सल्फा टीएम नाम की पाउडर आती है। यह पाउडर आप जानवरों के चार खाने में, खुराक में मिलाकर आप उन्हें दे सकते हैं, या पानी में मिलाकर आप उन्हें यह औषधि दे सकते हैं। लेकिन आपको यह औषधि भी, अगर जानवरों को कॉक्सिडियोसिस रोग हो चुका है, उसका निदान पशु चिकित्सालय में हो चुका है, उसके बाद ही दे सकते हैं, पशु चिकित्सक के परामर्श के बाद। समय समय पर आपको जानवरों की बेडिंग सामग्री बदलना है, गौशाला को स्वच्छ रखना है, गौशालाओं से समय समय पर गोबर को हटाना है, क्योंकि गोबर ही प्रमुख कारण है जो चारा और पानी को दूषित बनाता है। गौशाला को कीटाणु रहित करना है, जैसे कि हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के सॉल्यूशन यूज करते हैं, या कोई भी डिटर्जेंट यूज करते हैं, उससे हमें गौशाला को कीटाणु रहित रखना है, गौशाला को अच्छे से स्वच्छ रखना है। और जो भी चारागाह में जानवर चरने के लिए जाते हैं, उस चारागाह को बारी बारी से बदलना है। जो अभी मैंने आपको क्षेत्र की जानकारी दी, अलग अलग तरह के क्षेत्र बनाना है चारागाहों के, और इस तरह से गौशाला एवं चारागाहों का अच्छे से प्रबंधन करके हम कॉक्सिडियोसिस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये हो गए पेट में पाए जाने वाले एक कोशिकीय कॉक्सिडिया रोग। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन डिसीजेस होते हैं जो कि एक कोशिकीय परजीवी है, जैसे कि सरा। सरा नाम का रोग हमारे पूरे इंडिया में सभी जगह पे, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, हर जगह पे सरा नाम का रोग मौजूद है। और यह सरा नाम का रोग ट्रिपेनोसोमा इवांसा नाम के एक परजीवी से होता है, जो कि खून में पाए जाते हैं। यह परजीवी अगर आप देख रहे हैं तो यह ब्लड स्मेयर के स्लाइड्स है, जिसमें यह
पत्ते के जैसे लंबे लंबे जो एस शेप के जो परजीवी है, यह ट्रिपैनोसोमा के परजीवी है जो सरा नाम का रोग फैलाते। और इन रोग का संक्रमण, सरा नाम के रोग का संक्रमण मक्खियों के द्वारा होता है। ये काटने वाली, ब्लड चूसने वाली, खून पीने वाली मक्खियां जब एक जानवरों का खून पीकर दूसरे जानवरों का खून पीने जाती है, तब एक जानवर से दूसरे जानवरों को इस ट्रिपैनोसोमा सरा का संक्रमण कर देती है। अब इस ट्रिपैनोसोमोसिस में क्या क्या होता है? तो ट्रिपैनोसोमोसिस में एक बार अगर ट्रिपैनोसोमोसिस और सरा रोग का संक्रमण हो गया, तो इस सरा रोग में सबसे प्रथम जानवरों को बुखार आता है। उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 104 से 106 डिग्री तक टेम्परेचर आता है। तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण है टेम्परेचर आना, फीवर आना, बुखार आना। कुछ कुछ जानवरों में अगर सीवियर प्रकार का सरा हो, अगर बहुत ही भयंकर रोग हो गया, तो उसके वजह से जानवरों में नर्वस सिम्टम, जैसे कि वो जानवर अपने पैर जोर जोर से जमीन पर पैर आपटते हैं, गोल गोल घूमते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और उनके मुंह से सलाइवेशन होता है, मुंह से लार लार बहती रहती है, आंखों से पानी बहता रहता है, और कुछ पागलपन के लक्षण उनमें आ जाते हैं। और अगर यह सरा नाम का जो रोग है, अगर वह लंबा चलने वाला हो, ज्यादा भयंकर हो, सीवियर ना हो, तो उसमें जानवरों के जबड़ों के नीचे पानी आना, उनमें एनीमिया होना, खून की कमी होना, आंखों के ऊपर, आंखों के जो अपना लेंस है, वो लेंस के ऊपर ओपेसिटी होना, मतलब धुंधलेपन होना, आंखों से ठीक से न दिखना, और उनका वजन कम होना, वीकनेस आना, जानवरों में संतुलन खो देना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। सरा रोग के अलावा और खून में होने वाला एक रोग है बबेशियोसिस। बबेशियोसिस भी इंडिया में बहुत ही कॉमन रोग है। बबेशियोसिस इंडिया में बबेशिया बाइजेमिना नाम के परजीवी से होता है, जो प्रोटोजोआ है। और यह रोग प्रमुख तरह से जो एचएफ ब्रीड है, जर्सी ब्रीड है, जो विदेशी गाय है, उन गायों में ज्यादा करके पाया जाता है। अपनी देसी गायों में उस रोग का संक्रमण थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपनी देसी गाय या देसी भैंसे वह रेजिस्टेंट होती है इस रोग के लिए। लेकिन अभी कुछ सालों से देसी गाय और भैंसों में भी इस रोगों का संक्रमण हो रहा है। और इस रोग का प्रमुख लक्षण है जानवरों की यूरिन में, लघवी में, उनके मूत्र में लाल कलर का, कॉफी कलर का खून आना। खून उनके मूत्र में आने की वजह से उनकी जो यूरिन होती है वो कॉफी कलर की हो जाती है, डार्क हो जाती है। और इस रोग का यह प्रमुख लक्षण है। इस रोग का जो संक्रमण है, वो संक्रमण किलनी की वजह से, जो टिक्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, और हमारे हिंदी में हम उसे किलनी कहते हैं, किलनी के द्वारा उसका संक्रमण होता है। तो इस रोग के प्रमुख जो लक्षण है, उसमें बुखार आना, 104 से 106 डिग्री का उनका बुखार रहता है, फीवर होता है। यह रोग आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है। आरबीसी जो खून में लाल पेशी है, लाल जो कोशिकाएं है, उस लाल कोशिकाओं का वह नाश करता है। इसके वजह से जानवरों में एनीमिया होता है। एनीमिया होने की वजह से उनके आंखों के ऊपर, मुंह के अंदर जो भी उनके जो पर्दे रहते, वह सफेद पड़ने लगते हैं, पीले पड़ने रहते हैं। उन्हें जॉन्डिस जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। उनके यूरिन कॉफी कलर की हो जाती है, उनके आंखों से पानी बहता है, वो अपना संतुलन खो देते हैं, और उनका जो खाना है वो कम कर देते हैं, और उससे वजह से उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। बबेशियोसिस में दूध पूरी तरह से कम हो जाता है, और उससे पशुपालकों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर इस रोग का ट्रीटमेंट सही समय पर ना मिले, तो जानवरों की मृत्यु भी संभव है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, और रक्त कोशिकाएं के अंदर जो हीरे के आकार के जो दिख रहे हैं, वो है बबेशिया के जीवाणु। ये बबेशिया के परजीवी आप देख सकते हैं, कुछ इस लाल कोशिकाओं के बाहर भी है, राइट साइड में। यहाँ पे 7-8 आपको बबेशिया के जीव दिख रहे होंगे। इसके अलावा और एक प्रमुख रोग है जिसे थाइलेरियोसिस कहा जाता है। बबेशियोसिस
सरा और थाइलेरियोसिस, ये रक्त में होने वाले प्रमुख रोग है। थाइलेरियोसिस की जो बाधा है वो भी जो एचएफ है, जर्सी है, विदेशी जाति के जो ब्रीड्स है जानवरों के, उन गायों के, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण है बुखार आना, 104 से 106 फ़ारेनहाइट का बुखार, फीवर, लार टपकना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, और आंखों के नीचे या उनके आंखों के जो मेम्ब्रेन है, कंजंक्टिवल सैक है, उस कंजंक्टिवल सैक में लाल तरह के हेमोरेजेस, लाल लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना, यह सब और जो उनके आंखों के ऊपर सूजन आना, इस तरह के लक्षण प्रमुख तरह से दिखते हैं। ये थाइलेरियोसिस रोग भी किलनी की वजह से, टिक्स के वजह से प्रसारित होता है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे तो जो लाल कोशिका है उसके अंदर रिंग की तरह, एक रिंग जो रहती है, उस रिंग की तरह इस रोग के जीवाणु आप देख सकते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण और यह है कि जानवरों में एनीमिया हो जाता है, उनमें खून की कमी हो जाती है, और उनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनके गले के पास लिम्फ नोड्स जो होते हैं, वो गले वाले लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। पशु चिकित्सक तुरंत पहचान सकते हैं उस लिम्फ नोड की वजह से कि यह थाइलेरियोसिस नाम का रोग पशु को बाधा कर रहा है। उसी से साधर में रखने वाला और एक रोग है एनाप्लाज्मोसिस, जो थाइलेरिया जैसा ही रोग है, और वो भी गायों को, भैंसों को किलनी के वजह से टिक के द्वारा संक्रमित हो जाता है। यह रोग अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो लाल कोशिकाओं में एक डॉट की तरह, एक छोटे डॉट की तरह इसके जीवाणु रहते हैं, और वो जीवाणु उस लाल रक्त कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करते, नष्ट करते, उसके वजह से जानवरों को एनीमिया हो जाता है। इन सारे रोगों का अगर हम जीवन चक्र समझ के ले तो एक जानवर के ऊपर से दूसरे जानवरों के ऊपर किलनी का प्रभाव पड़ता है। किलनी माइग्रेट करते हैं, एक जानवरों से दूसरे जानवरों के ऊपर जाते हैं टिक्स। दूसरे जानवरों के ऊपर जाने के बाद जब ये किलनी टिक्स खून चूसना स्टार्ट करते हैं, तो खून चूसने के प्रोसेस के दौरान उनके मुंह के अंदर जो पहले से ही बाधित परजीवी है, जैसे कि एनाप्लाज्मा है, थाइलेरिया है, बबेशिया है, उनके जीवाणु को वो दूसरे जानवरों में छोड़ देते। उनका खून चूसने के दौरान वो दूसरे जानवरों के रक्त के अंदर छोड़ देते, और इस तरह से एक जानवरों से दूसरे जानवरों को रक्त के द्वारा, इन किलनियों के द्वारा इन रोगों का संक्रमण होता रहता है। इस एनाप्लाज्मोसिस रोग में भी जानवरों का वजन कम होना, उन्हें बुखार आना, उनके लीवर में सूजन होना, स्प्लीन में सूजन होना, लिम्फ नोड में सूजन होना, उनका जो आंखों के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें पीला पड़ जाना, जॉन्डिस जैसे जॉन्डिस जैसे लक्षण आना, इन सारे लक्षणों का समावेश है। तो ये अब तक हमने जो डिस्कस किए, ये थे एक पेशीय या एक कोशिकीय परजीवी जो जानवरों के रक्त में, खून में होते हैं। अभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी जो ट्रीटमेंट है, हर हर रोग के लिए अलग तरह की ट्रीटमेंट है। जैसे कि बबेशियोसिस के लिए हम डायमिनाजिन यूज करते हैं, थाइलेरियोसिस के लिए बुपारवोकोन यूज करते हैं, एनाप्लाज्मोसिस के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, ट्रिपैनोसोमोसिस सरा के लिए ट्राइकिन यूज करते हैं। यह सारी औषधि इंजेक्शन के द्वारा ही देनी पड़ती है, और वो इंजेक्शन कहाँ देना है, का उसका डोज क्या रहेगा, जानवरों के अंदर वो कब देना है, क्योंकि इस दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी है, तो यह सिर्फ पशु चिकित्सक ही कर सकते। इसलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार में नहीं बता रहा हूँ। जब भी इस तरह के रोग या उनके लक्षण आपको दिखे, आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाकर उस रोग की ट्रीटमेंट शुरू करें। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतनी जल्दी जानवरों की रिकवरी होगी, और आपको जो होने वाला नुकसान है, जो दुग्धोत्पादन का नुकसान है, जानवरों के वेट न बढ़ने का नुकसान है, उससे आप बच सकते हैं, और जानवरों की मृत्यु भी आप रोक सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट ना दे तो इन रोगों में मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए इन रोगों को, एनाप्लाज्मोसिस, सरा, थाइलेरियोसिस और बबेशियोसिस, इन रोगों को बहुत ही गंभीरतापूर्ण लेने की आवश्यकता है।
और इन सारे लोगों का जो सारे रोगों का संक्रमण एक तो किलनी के वजह से, जिसे टिक्स कहा जाता है, या फिर मक्खियों के वजह से होता है। सरा का सरा का संक्रमण मक्खी के वजह से, और बाकी सारे रोगों का संक्रमण किलनी के वजह से होता है। तो अभी इन रोगों का प्रबंधन अगर हमें करना है तो हमें पहले यह डिस्कस करना होगा कि हम किलनी का या मक्खियों का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि अगर हम किलनी और मक्खियों का प्रबंधन कर सकते हैं तो ये जो एक कोशिकीय परजीवी है, प्रोटोजोन डिसीजेस है, उन प्रोटोजोन डिसीजेस को हम रोक सकते हैं। तो इसलिए अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि जानवरों में कौन कौन से विभिन्न प्रकार के बाह्य परजीवी पाए जाते हैं। तो अभी बाह्य परजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण है किलनी, टिक्स, जो कि थाइलेरियोसिस, बबेशियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस रोगों का प्रसार कर रहा है। फिर जुए है, फिर पिस्सू है, पिस्सू से टेपवर्म की बाधा होती है। फिर मक्खी है, मक्खी से सरा, लिश्मानिया नाम के रोग होते हैं। और खुजली के माइट्स है, खुजली के माइट्स जानवरों के अंगों पर रहते हैं, उनकी त्वचा में रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है, लेकिन उनकी त्वचा खुरदरी होना, उन्हें खुजली होना, यह सब माइट्स का काम है। तो क्या क्या दुष्प्रभाव जानवरों के स्वास्थ्य पर इन बाह्य परजीवी से होते हैं। तो एक किलनी आधा मिली रक्त शोषण रोज करता है। अगर 100-200 किलनी अगर जानवरों के अंग पर हो तो कितना रक्त का शोषण होगा और इससे रक्त का कितना लॉस होगा, इसका आप अनुमान लगा लीजिए। कुछ मक्खियां खून चूसते हैं, जैसे कि मच्छर हमारा खून चूसता है, मक्खियां जानवरों के खून चूसते हैं। उनके वजह से जानलेवा बीमारियां फैलती है, जैसे कि सर्रा फैलता है मक्खियों की वजह से, थाइलेरियोसिस फैलता है किलनी की वजह से। किलनी अगर ज्यादा मात्रा में हो तो विष बाधा भी करती है, जिसके वजह से जानवर अपना संतुलन खो बैठते हैं, उनमें पागलपन के लक्षण आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी मक्खियां अगर आप देखेंगे कि जानवरों के अंगों पर अगर कोई घाव है तो उन घावों में अपने अंडी देते हैं, और उन अंडे देने की वजह से उसके अंदर लार्वे होते हैं, और वो लार्वे को हम बोलते हैं कि जख्मों में कीड़े पड़ गए। तो यह मक्खियों के अंडे की वजह से कीड़े पड़ते हैं जानवरों के जख्मों में, घावों में। इसके वजह से त्वचा को नुकसान होता है और जानवरों विचलित रहते हैं, उनका चरने पर ध्यान कम होता है, और इसके वजह से उनकी पाचन क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आप देख सकते हैं कि मक्खियां जानवरों के नाक के पास अंडे देती है, जानवरों के घावों में अंडे देती है, वहां पे उनके लार्वे पैदा होते हैं और उनकी जख्म भरना बहुत दुष्कर हो जाता है। ये किलनी है, टिक्स है। टिक्स जानवरों के शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे स्पॉट्स बनाते हैं, और उसके वजह से जानवर डिस्टर्ब रहते हैं, उनका चारे में मन नहीं लगता है, और किलनी की वजह से बहुत सारी बीमारियां संक्रमित हो जाती है। किलनी का अगर जीवन चक्र हम देखेंगे तो किलनी के जो अंडे रहते हैं वो अंडे जानवरों के शरीर पर नहीं देते, वो अंडे देते हैं गौशाला के दीवारों पर, या जानवरों को जहाँ पे चरने की जगह है, या जानवरों के लिए जो हमने घर बनाया है, जो लकड़े के कुछ बनाया है, उसके जो उसके अंदर जो भी चीरे हैं, कप उनके अंदर जो भी खड्डे हैं, उन खड्डों में वो अपने अंडे देते। उन अंडों से उनके लार्वल स्टेजेस निकलते हैं, और लार्वल स्टेजेस जानवरों के चारा को दूषित करते हैं। और जब जानवर चरने जाते हैं तो ये लार्वल स्टेजेस जानवरों के अंगों पर बैठकर उनके किलनी और एडल्ट और वयस्क अवस्था में संक्रमित होते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जानवरों के शरीर पर जुओं का प्रादुर्भाव देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जुए है, राइट साइड में आप देख सकते हैं ये पिस्सू है, जो जानवरों को डिस्टर्ब करते हैं, एलर्जी करते हैं। इसके अलावा जो खुजली के माइट्स है, ये माइट्स भी जानवरों का रक्त शोषण करते हैं। लगातार खुजली की वजह से जानवर अपने शरीर को घिसते रहते हैं, खुरदरे हिस्सों में रगड़ते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका उनके ऊपर घाव बन जाते हैं, उनकी त्वचा खराब हो जाती है, और इस खुजली के संक्रमण के कारण उनका चरने पर से ध्यान कम हो जाता है। उसके वजह से उनकी पाचन क्षमता कम हो जाती है, और कुल मिलाकर उनका वजन बढ़ता नहीं है, उनका विकास हो नहीं पाता है। और इस खुजली के कीड़ों के वजह से आप जानवरों के शरीर पर, स्किन पर, त्वचा पर अलग अलग तरह के जख्म और अलग अलग तरह के स्पॉट्स आपको दिखते हैं, जो कि खुरदरे हो जाते हैं। तो अभी इन सब चीजों के लिए जो भी बाह्य परजीवी है, आंत परजीवी है,
इनके मैनेजमेंट को, इनके प्रबंधन के लिए हमने, जो हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो रिसर्चर है, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला है। उस कंसेप्ट का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या हम उसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट, और हिंदी में एकीकृत परजीवियों का प्रबंधन और एकीकृत कीटक प्रबंधन। तो ये एकीकृत परजीवी प्रबंधन, एकीकृत कीटक प्रबंधन क्या होता है? तो एकीकृत कीटक प्रबंधन का अर्थ है कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे एक जीव से दूसरे जीव का हम प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे पास कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, अलग अलग तरह के हमारे जड़ी बूटियों से करने वाला कंट्रोल, या अलग अलग जो तरीके सिखाए हैं कि किस तरह से हमें परजीवियों का, कीड़ों का कंट्रोल करना चाहिए, उस कल्चरल चीजें। फिजिकल चीजें, फिजिकल मतलब जैसे कि हम गौशाला में कौन सा प्रबंधन कर सकते हैं। गौशाला को अगर हम नेट लगाए या गोबर उठाकर उसको अलग जगह पर डाल दे, तो इस सारे प्रबंधन फिजिकल में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिकल कंट्रोल मेथड है। केमिकल कंट्रोल मेथड मतलब जो कोई हम दवाइयां उन्हें दे रहे हैं, सारी दवाइयां केमिकल कंट्रोल में आती है। तो इन सारी मेथडोलॉजी का उपयोग करके, उनमें से जो बेटर मेथडोलॉजी है उसको पहले यूज करके, और जो केमिकल मेथड है, जो रासायनिक मेथड है, उसको सबसे लास्ट में, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो इस केमिकल मेथड को मैं लास्ट में यूज करूंगा। इस तरीके से किया गया जो कंट्रोल है, जो प्रबंधन है, इसे कहा जाता है एकीकृत परजीवी प्रबंधन। मतलब हमें सबसे पहले दूसरे सारे ऑप्शन को देखना है, यूज करना है, और उसके द्वारा भी अगर हम परजीवी का प्रबंधन नहीं कर पाए तो ही हमें रासायनिक तत्वों का वापर करना है। क्योंकि रासायनिक तत्वों की वजह से जो पर्यावरण की हानि हो रही है, जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, उसको हमें गंभीरता से लिख के, उसके ऊपर विचार करके उससे लास्ट में यूज करना, मतलब एकीकृत परजीवी प्रबंधन। अब इसमें क्या क्या होता है? एकीकृत परजीवी प्रबंधन आईपीएम में एक प्रथम तरीका है भौतिक तरीका। भौतिक तरीके में जिसे फिजिकल कंट्रोल कहा जाता है, जिससे हम किलनी के अंडे ढूंढकर जला सकते हैं मशालों से। जानवर के ऊपर जो किलनी हमें दिख रहे हैं उसे हम हाथ से हटा सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है जैविक कीटनाशक, जैसे कि नीम का ऑयल है, करंज का ऑयल है। नीम, करंज, नीलगिरी, इनके जो ऑयल है उसे हम यूज कर सकते हैं कीटनाशक के तौर पर, जिसे हम जैविक कीटनाशक कहते हैं या वनस्पति जन्य कीटनाशक कहते हैं। जैविक कीटनाशक में जो कवक जन्य कीटनाशक है, जो कवक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके वजह से हम किलनी या दूसरे बाह्य परजीवी का प्रबंधन कर सकते हैं। फिर रासायनिक कीटनाशक है, जो कि डिफरेंट तरह तरह के केमिकल और बाजार में पाए जाने वाले पेस्टिसाइड्स है, जिसे हम रासायनिक कीटनाशक का प्रबंधन कहते हैं। या फिर चारागाह का प्रबंधन, जो हमने राउंड वर्म्स के लिए देखा, उसी तरह का चारागाह का प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो यह पहला जो मेथड है, पहले तरह का जो प्रबंधन है, उसे कहते हैं भौतिक प्रबंधन। इस भौतिक प्रबंधन में आप देख सकते हैं, जो ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो एक बड़ा किलनी है, और वो जो लाल कलर के जो दिख रहा है मांस, वो उस किलने ने दिए हुए हजारों अंडे हैं। यह दीवारों में, ईंटों में, या गौशाला के जो छुपे हुए जगह है, खड़बड़ित या खुदरे जगह है, उस जगहों पे ये पाए जाते हैं। तो इसे हम ढूंढ ढूंढ के मशाल के द्वारा जलाकर अगर दे, तो ये किलनी के सारे अंडे मर जाएंगे। तो दूसरे जानवरों को संक्रमण के लिए किलनियों की बाधा नहीं होगी। इसके अलावा हम मशाल का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लेम गन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो गौशाला में आप है वो गौशाला लकड़े की ना बनी हो, कंक्रीट की गौशाला में हम ये प्रयोग कर सकते हैं। जो भी गौशाला में खुरदरी जगह है, उन जगह को हम डांबर लगाकर, कोल टार लगाकर उसे लेप सकते हैं, या चूना मार के उसे हम प्लेन कर सकते हैं, जिसके वजह से किलनियों को जगह नहीं रहती है अंडे देने के लिए। तो इससे भी हम भौतिक तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। फिर अगर जानवरों को, भैंसों को प्रमुख रूप से जुओं की बाधा होती है, भैंसों को या पिस्सू की बाधा होती है, तो इसके लिए हमें हाथ से या चिमटी से उनकी किलनी निकालनी चाहिए, जुए निकालने चाहिए, या फिर पिस्सू के लिए कंघी या ब्रश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
जानवरों को अगर हम रेगुलर ब्रशिंग करेंगे, कंघी करेंगे, तो बहुत सारे पिस्सू और जुए वहां से निकल जाएंगे, जिन्हें हम एक पेपर में जमा करके उनका निर्मूलन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल मेथड में, भौतिक पद्धति में, या अगर आप जो फार्म देख रहे हैं, गौशाला देख रहे हैं, उस गौशाला को हम आच्छादित कर सकते हैं नेट शेड से। अगर हम फ्लाई प्रूफ शेड लगाएंगे, एक नेट लगाएंगे, जो भी ओपन जगह है, ओपन स्पेस है, उसको नेट लगाएंगे, जाली लगाएंगे, तो बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ वो अंदर आ नहीं सकते हैं, और जिसके वजह से जानवरों का रक्त शोषण नहीं होगा, उन्हें होने वाले रोगों की बाधा नहीं होगी। आप नीचे देख सकते हैं कि नेट लगाने की वजह से कितने सारे जो मच्छर या मक्खियाँ है उस नेट में अटक चुकी है। या फिर हम फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं अपने फार्म पर। ये फ्लाई ट्रैप हम इलेक्ट्रिक रहते हैं, उसे हम टांग सकते हैं, जिसमें मक्खियाँ ट्रैप होके उनका नाश हो जाता है। उसके अलावा जो जानवरों का जो विष्ठा है, मल है, उस मल को हम इस तरह से प्लास्टिक कवर के अंदर ढक के रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके अंदर जो गर्मी पैदा होती है, उसके वजह से इन मक्खियों के अंडे, उनके जो लार्वे है, वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इस गोबर को हम एज अ फर्टिलाइजर हमारे खेतों में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे खुला छोड़ेंगे तो इसके अंदर मक्खियां अंडे देंगे उस मल में, और वो अंडे से नई मक्खियां पैदा होंगी जो जानवरों को बाधा कर सकती है। अब वनस्पति जन्य कीटनाशक में, जैसे कि जुआ है, खुजली के कीड़े हैं, किलनी है, उनके लिए हम करंज तेल का या नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक नुस्खा बनाया है कि करंज तेल और नीम तेल दोनों 15-15 मिली 1 लीटर पानी में मिक्स करें। पानी में तेल मिक्स नहीं होता, इसके लिए हमें 10 ग्राम जो नहाने का साबुन है उसका चूरा करके उसमें मिक्स करें, ताकि ये तेल पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस पानी को, जिसमें तेल मिक्स किया गया है, उसको हमें एक स्प्रे पंप में भरकर जानवरों के शरीर के ऊपर स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। सिर्फ छिड़काव से पहले जानवरों को भरपूर मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, जिसके वजह से जानवर वो तेल चाट ना ले और उनको कोई नुकसान ना हो। फिर भी यह वनस्पति जन्य तेल होने से उसके उतने दुष्परिणाम जानवरों पे होते नहीं है, वो जानवरों के लिए सेफ है। इसके अलावा जैविक कीटनाशक में कवक जन्य कीटनाशक है। कवक मतलब फंगल पाउडर आती है मार्केट में, यह अवेलेबल है। यह आपको किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में मिलेगी, जिसे आप बहुत सस्ते दाम पे खरीद कर ला सकते हैं, और ये 200 ग्राम 500 ग्राम पाउडर आपको बहुत सालों तक चलेगी। यह पाउडर अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे कमर्शियल ऑनलाइन साइट पे भी उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि कवक जन्य कीटनाशक मतलब कोई बहुत बड़ी बात रह चुकी है। इसको आप मार्केट में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको घर पहुंचे डिलीवरी इसकी मिल जाएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस पाउडर को 5 मिली दूध में अच्छे से मिलाकर उसके पेस्ट को 1 लीटर पानी में मिलाना है, और इस पानी को स्प्रे पंप में भरकर गौशाला में जहां पे भी दीवारें हैं, जहां पे भी कोने कोने हैं, जहां पे किलनी के अंडे हैं, जहां पे किलनी के अंडे हैं, पिस्सू के अंडे हैं, वहां पे इस द्रव का आपको छिड़काव करना है। इससे क्या होता है? इस द्रव के वजह से उसमें से कवक बाहर निकलते हैं। कवक मतलब फंगल, फंगल मतलब वो एक जीव है। ये कवक जीव बाहर निकलते हैं और उस अंडे के ऊपर वो छा जाते हैं, और जिसके वजह से अंडे का वह नष्ट कर देते हैं, अंडे का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो यह साइंटिफिक चीज है। जानवरों के गोठे पर हमें इस्तेमाल करनी है, दीवारों पर इस्तेमाल करनी है। इसका प्रयोग जानवरों के अंगों पर नहीं करना है, जानवरों के शरीर पर नहीं करना है। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन है, एमिट्राज है, अभी नए आए हुए फिप्रोनिल है, आइवरमेक्टिन है। ये सारे रासायनिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है, मेडिकल में उपलब्ध है। इन कीटनाशकों को आप खरीद के 2 से 3 ml कीटनाशक 1 लीटर पानी में मिलाकर आप जानवरों के शरीर पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये छिड़काव करने से पहले आपको जानवरों का मुंह बांध लेना है, क्योंकि ये रासायनिक पेस्टिसाइड पॉइजनिंग कर सकते हैं। इसलिए आपको पशु वैद्य की सलाह लेकर, परामर्श लेकर ही इन पेस्टिसाइड का यूज करना है। और जानवरों को 4-5 घंटे उनका मुंह बांध कर रखना है, जब तक ये सूख न जाए,
और उसके बाद जानवरों को अच्छे से गुनगुने पानी से धो देना है ताकि ये शरीर से निकल जाए, बस। तो यह पेस्टिसाइड लगाते समय हमें हमारी खुद की भी केयर लेनी है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड हमारे बच्चों के लिए, इंसानों के लिए भी विषकारक है। और ये इस्तेमाल करने के लिए हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, हाथों में और शरीर पे लगने नहीं देना है। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेकर ही इसको इस्तेमाल करना है। इसलिए आप पशु वैद्य से चिकित्सा सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन भी आते हैं, जो आप पशु वैद्य को बुलाकर जानवरों को दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एकीकृत परजीवी प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल सबसे एंड में करना है। अगर बाकी की चीजें अच्छे से काम न करे तो ये आपको रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बाजार में रासायनिक कीटनाशक के शैम्पू है, औषधि है, और जानवरों को कभी कभी गायों में, भैंसों में उनके जो बैक लाइन है, उनका जो पीठ है, उसके पीठ पर ड्रॉप्स डालने के लिए भी कुछ स्पॉटॉन्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पशु वैद्य की सलाह से। इसके अलावा आप गौशाला एवं चारागाह का प्रबंधन कर सकते हैं। समय समय पर जानवरों की बेडिंग की सामग्री को बदलना, चारागाहों को बदलना, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि चारागाह का प्रबंधन किस तरह से करना है। और इसके अलावा अगर आपके फार्म पर, आपके गौशाला में, या आपने किसी पालतू कुत्तों को पाला हुआ है, तो उन कुत्तों का हर 2 या 3 महीने में आपको डीवर्मिंग करना है। उसको कोई भी अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल की टैबलेट देकर, उसको खिलाकर आपको उसके अंदर के पेट के कीड़ों को, परजीवियों को मारना है, ताकि कुत्तों के द्वारा रोगों का संक्रमण दूसरे जानवरों को ना हो। और कोई भी नया जानवर, कोई भी गाय, बैल, भैंस, कोई भी पशु अगर आप नया खरीद कर लाते हैं, तो उस पशु को 30 दिन तक आप अपने दूसरे पशुओं के साथ मिक्स ना करें। और इस तरह से अगर आप एकात्मिक कीटक प्रबंधन, एकात्मिक परजीवी प्रबंधन करेंगे, डीवर्मिंग करेंगे, तो होने वाले जो नुकसान है पशुपालन में, जो इकोनॉमिक लॉसेस है, उससे आप बच सकते हैं। और अपने पशुओं की जो हेल्थ है, उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पशुपालन में आपको द्विगुणित फायदा ही होगा और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छे से चलेगा। यह बोलकर मैं आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जगदीश। थैंक यू सर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सभी डॉक्टर्स और पशुपालक को ये वेबिनार बहुत ही काम आया होगा। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमें, ये टेक्स्ट बॉक्स में आप डाल सकते हो। डॉक्टर जगदीश, एक सवाल है, अभी हम फील्ड में भी घूमते हैं तो एक सवाल आता है कि अभी आइवरमेक्टिन का बहुत रेजिस्टेंस आने लगा है, तो उसी के उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और डॉक्टर जगदीश म्यूट पे हो, एक सेकेंड। डॉक्टर शिवा, कैन यू अनम्यूट डॉक्टर जगदीश? ओके, अभी आप सुन सकते हैं। आइवरमेक्टिन को जो रेजिस्टेंस हमने, कुछ साइंटिस्ट ने जो रिपोर्ट पब्लिश किए हैं, तो आइवरमेक्टिन का रेजिस्टेंस हर जगह पर नहीं है। कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स जहां पर आइवरमेक्टिन बहुत ज्यादा यूज हो चुका है, वहां पे है। तो अगर आप जिस भाग में रहते हैं, अभी हम, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के दर्शक हमें आज सुन रहे हैं, तो अगर आपके भाग में, आपके विभाग में अगर आइवरमेक्टिन को रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप आइवरमेक्टिन यूज कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन का पूरी तरह से वो खत्म नहीं हो चुका, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ कुछ मात्रा में है, तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। या उसके अलावा आप हर्बल जो चीजें, हर्बल चीजें ओके। जैसे कि बहुत सारे नीम के प्रिपरेशन बाजार में है, बहुत सारे एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ बाजार में बहुत सारी कंपनियों ने जो आगे लेकर आई है। नेचुरल रेमेडीज तो पायोनियर है हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए। तो यस। आप ऐसे प्रोडक्ट जो है बाजार में, उसके प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह से यूज कर सकते, जिससे 100% को गारंटी नहीं है कि जैसे कि आइवरमेक्टिन या रासायनिक कीटनाशक है जो 100% रिजल्ट देते हैं, 100% तो वो नहीं देंगे, लेकिन 60%, 70% उनका रिजल्ट है। और उसके अलावा आप जो एकात्मिक कीट प्रबंधन है, अगर एकीकृत कीट प्रबंधन करेंगे, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ओके डॉक्टर शिवा, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? Yes, sir. Yeah.
So thank you for a good session actually. Sir, this is also related to field encounter question only. Actually, in field, we are getting like one query where the animal till delivery it looks normal. Immediately after delivery, within 2 or 3 days, it into dull. When the blood sample they tested, it is showing anaplasmosis actually. So it is Okay. not with one animal. In that form, almost 3 to 4 animals similarly happened. Is there any correlation regarding life stage of animal regarding severity of the disease? How it? Yes, yes, there are many factors which are contributing to it. First thing is that when the animal is on the verge of the delivery, there is a periparturient release of the immunity. The immunity status of the animal is down. And many of the parasitic diseases, including anaplasmosis, these are opportunistic. In the field, there are the persistence of this, all the organisms, all the agents are there already. Tick infestation is there, but animal have some inborn immunity to these diseases. But during the parturition time, because of the periparturient relaxation of the immunity, the immune status of the animal down, which allow these organisms to proliferate. They multiply very fast. They generate the parasitemia and they take the opportunity and causes the disease. So that time we should be very cautious. And another thing, during the pregnancy, whatever the precautionary drugs are there, these drugs are not allowed. We cannot give them. So after the pregnancy is over, after the parturition, you can go with the systemic treatment. Whatever diseases, many time I have seen theileriosis also, anaplasmosis and theileriosis, which are very common after the parturition. So you can go with the specific treatment after the proper diagnosis. Okay, thank you, thank you. डॉक्टर एक सवाल आया इसमें कि प्लीज सजेस्ट एनी होम रेमेडी फॉर टिक मैनेजमेंट. टिक मैनेजमेंट होम, व्हाट एवर आई टोल्ड, अभी जो मैंने आपको बताया यस कि यस नीम यस. ऑयल और करंज ऑयल 15-15 मिली अगर आप मिलाओगे पानी में 1 लीटर, और वो मिक्स करने के लिए आप 10 ग्राम सोप का चूरा या फिर कोई शैम्पू जो ह्यूमन के लिए यूज हो जाता है, वो शैम्पू भी मिक्स करेंगे, और उसको जानवरों के शरीर पर अगर आप स्प्रे करेंगे, या स्प्रे गन आपके पास नहीं है, तो एक गीला कपड़ा उसमें डुबो कर आप वो जानवरों के शरीर पर अच्छे से मलोगे, तो वो अच्छे से रिजल्ट देता है. 60-70% टिक्स का रिडक्शन उससे हो जाता है. और उसके अलावा आप पशु वैद्य की सलाह से कोई भी, जैसे कि स्पॉटॉन्स है या कोई भी हर्बल एजेंट्स है, यस. वो आप यूज कर सकते हैं जिससे हो जाए. दूसरा एक महत्वपूर्ण यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि बहुत बार ट्रीटमेंट सिर्फ एनिमल की होती है. एनिमल की ट्रीटमेंट होती है, जो गौशाला है, जो एनिमल का रहने का घर है, उसके ऊपर कोई भी इलाज नहीं किया जाता. तो एनिमल की ट्रीटमेंट होने के बाद एनिमल के घर में जो टिक्स के जो अंडे है, जो लार्वे है, वो पुनश्च चल के एनिमल के शरीर पर आते हैं और उसे पुनश्च प्रादुर्भाव करते हैं. तो ये प्रादुर्भाव होते रहता है, मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद भी एनिमल को फिर से टिक्स का प्रादुर्भाव होता है. तो ये अगर रोकना है तो हमें एनिमल के घर की भी ट्रीटमेंट करना है. कोई भी ओके रासायनिक चीज या हर्बल चीज उसके घर पे भी लगाओ, दीवारों में छिड़काव करो, जिससे उनके अंडे भी मर जाए. तो ये पॉसिबल है. ओके ओके. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. एंड आई रियली थैंक आवर स्पीकर डॉक्टर जगदीश, जो इन्होंने टाइम निकाल के हमारे साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है. साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ऑल डॉक्टर्स और हमारे पशुपालक, साथ में हमारी सेल्स टीम भी. एंड रियली थैंक यू फॉर आवर मैनेजमेंट, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दे दिया और हम ये डिस्कस कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू डॉक्टर जगदीश. थैंक यू अभिषेक, डॉक्टर Sir, अभिषेक. one query from Dr. Soumya. I think just let me unmute her. ओके. हाउ. Soumya Pati. Yes. व्हाट इज द Yeah. क्वेरी डॉक्टर? Sir, namaskar, sir. Sir, हाँ. actually, I have a query that हाँ. sir, vertical transmission of theileriosis is possible or not? क्योंकि सर फील्ड में डे ओल्ड काफ में भी थैलेरोसिस की ज्यादातर लक्षण दिखाई दे रहा है अभी फील्ड में. सर, और एक बात सर था कि कोई भी अब रासायनिक जो बोल रहे थे कि डीवर्मर है, हम्म. हमेशा लिखा जाता है कि प्रेगनेंसी सेफ. हम्म. मतलब गेस्टेशन के कितने टाइम तक ये सेफ रहता है कि उसके बाद हम ना दे, कोई ऐसे बॉर्डर लाइन है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू डील. सर, ये दोनों क्वेरी था मेरा सर. डीवर्मिंग के बारे में, सारे डीवर्मर प्रेगनेंसी सेफ नहीं होते. उसमें से फेनबेंडाजोल इज वेरी मच सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी.
अल्बेंडाजोल या दूसरे जो बेंजीमिडाजोल ग्रुप के, तो सिमिलर ग्रुप के होकर भी टेराटोजेनिक है, तो वो इतने सेफ नहीं है। तो सबसे पहले फेनबेंडाजोल आप दे सकते हैं इन एडवांस प्रेगनेंसी में भी। दूसरी बात, रिगार्डिंग द वर्टिकल ट्रांसमिशन, फॉर थाइलेरियोसिस वर्टिकल ट्रांसमिशन इज नॉट दैट मच कॉमन और इट इज नॉट दैट मच रिपोर्टेड। थाइलेरियोसिस में जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, उसके जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो टिक के माउथ पार्ट्स में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। एंड व्हेन दैट स्पोरोजोइट्स एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया हाइलोमा ट्रिक, दैट टाइम द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन आप बात कर रहे हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन में जो गाय है या जो भी है एनिमल, उसके एनिमल के ब्लड के अंदर थाइलेरिया पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एज सच उसको ट्रांसमिशन नहीं कर सकते थाइलेरिया पार्टिकल। हाँ, लेकिन जब अगर फीटस का ब्लड माँ के ब्लड से मिक्स होता है, तो देयर आर चांसेस दैट फीटस कैन बॉर्न विद द थाइलेरिया पार्टिकल, बट इट इज नॉट दैट मच कॉमन, इट इज वेरी रेयर और वेरी अनरिपोर्टेड। सो साइंटिफिकली हम नहीं बोल सकते कि वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन नियोस्पोरा में होता है, थाइलेरियोसिस में वर्टिकल ट्रांसमिशन इज नॉट कॉमन। बट बायोलॉजी में एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन नॉट चैलेंज एनीथिंग। एंड जब भी आप प्रेग्नेंट एनिमल से डील करें, सो यू हैव टू चेक before the 9 month or whatever the delivery date, before 1 month you avoid the any kind of the deworming. It is safe, but you avoid that, because deworming shows the effect for 2 months. So after the parturition you immediately start the deworming. Okay. Yeah. Okay, doctor. Thank you. Thank you. And thank you, everyone. So you may log out. So thank you. Okay, so shall we close the session now? Yes, 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 doctor. Yes. Thank you, Dr. Abhishek. Thank you. And thank you, Natural Remedies, for providing me this wonderful opportunity to discuss the things with the reputed dairy owners, reputed doctors of all over the India. Thank you very much. Thank you.